हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्किल में। दोस्तों एनसीईआरटी का अच्छा इतिहास विषय पर हम कंप्लीट चर्चा कर चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएंगी, तो आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एनसीईआरटी कक्षा 6 विज्ञान विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 2 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं, ये अध्याय तीसरा है। ठीक है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्किल में आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक सभी विषयों की कंप्लीट वीडियो मिलेंगी, तो बनी रहिए हमारी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है दोस्तों, एक और जानकारी। दोस्तों हम जो एनसीईआरटी पुस्तकें हैं उनसे जो फैक्ट होते हैं दोस्तों, जो लिए जाते हैं एनसीईआरटी पुस्तकों से, वो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में खारिज नहीं किए जाते, अर्थात वो हर प्रतियोगिता परीक्षा में मान्य होते हैं। ठीक है, तो ये भी जानकारी थी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अध्याय 3, बस तंतु से, हाँ, तंतु से वस्त्र तक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ एक कहानी टाइप का कुछ दिया जा रहा है, तो उसको पढ़ते हैं। उसकी पहले बात, उसके बाद आगे देखते हैं। पहेली और बूझो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्हें प्राप्त हुए पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। तो दोस्तों जो बच्चे हैं, तो उन्होंने मतलब प्रतियोगिता परीक्षा जीती है, मतलब विज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा अपने स्कूल में, और प्रथम स्थान मिला है उन्हें, जो पुरस्कार मिला है। तो उससे जो कपड़े खरीदने चाहते हैं वो अपनी मम्मी पापा के लिए, उसके बारे में चर्चा की जा रही है इसमें। ठीक है, तो आगे देखते हैं। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता को देखकर उलझन में फंस गए। चित्र 3.21 में देखेंगे, आपको ये इधर दिखा रहे हैं। ठीक है, दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती है, तो कुछ संश्लिष्ट कृत्रिम है दोस्तों। संश्लिष्ट, ठीक है, तो संश्लिष्ट दोस्तों कृत्रिम को बोलते हैं। आगे उसके बारे में देखते हैं क्या कह रहे हैं। उसके पास ऊनी मफलर तथा शाल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थीं। पहेली तथा बूझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इस विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की, जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीद ली। ठीक है दोस्तों, तो वो बच्चे थे, कंफ्यूज हो रहे थे कि कौन सा कपड़ा लिया जाए, कौन सा नहीं, कौन सा सही रहेगा, कौन सा गलत रहेगा। ठीक है, तो बच्चों ने जो दुकानदार से जानकारी ली, ऐसा कौन सा कपड़ा मेरे मम्मी पापा के लिए सही रहेगा, ये मतलब ऐसी जानकारी ली हुई। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ले लिया। ठीक है, क्या लिया? एक मफलर, एक ऊनी मफलर और एक सूती साड़ी। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ ज़्यादा खास नहीं है दोस्तों, ये मतलब वैसे ही बच्चों को समझाने के लिए बता दिया जाता है। ठीक है, कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहली और बूझो ने अपने आसपास के विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ किया। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट बिस्तर तथा बेडशीट शीट बिस्तर पर बिछाने की चादर, और क्या ऊपर है, कंबल, पर्दे, मेज पोश, तौलिए और झाड़न मतलब डस्टर आदि, ये सभी विभिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। यहाँ तक कि उनकी अपनी बस्ती तथा बोरे भी किसी प्रकार की वस्तु से बने हैं। उन्होंने ये सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी तथा संश्लिष्ट कृत्रिम के रूप में की। क्या आप भी इन वस्त्रों में से कुछ की पहचान कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। आप भी जानते हैं सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा है, ऊनी कपड़ा, और जो और भी आता है टेरिकोट वगैरह दोस्तों, तो अन्य प्रकार के। ठीक है, उसके बारे में बता रहे हैं। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं कि 3.1 वस्त्रों में विविधता। तो क्रियाकलाप आप देखेंगे कि क्रियाकलाप दोस्तों तो कुछ महत्वपूर्ण है, इसको देख लेते हैं। अपने आसपास के किसी अपने पास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। सिलाई के बाद वर्ची कपड़ों की कतरन एकत्रित कीजिए। कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पष्ट करके उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से उस उससे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी संश्लिष्ट को लेकर लेबल लगाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो ये बच्चों से पूछ रहे हैं, छोटे बच्चे जो कक्षा 6 के बच्चे होते हैं ना, उनको ये काम दिया जा रहा है ना जी। क्रियाकलाप उन्हीं के लिए होता है। ठीक है, क्या आप यह जानना चाहते हैं कि ये विभिन्न प्रकार के कपड़े किस प्रकार बनते हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं, तो यह एक सतत टुकड़ा प्रतीक होता है। अब इसे ध्यान से देखिए, आपने क्या देखा? तो दोस्तों यही है कि बस कपड़ों में कुछ फ़र्क दिखेंगे दोस्तों, है ना? कोई सूती, कोई टेरिकोट, कोई ऊनी, तो कोई रेशमी, तो ये फ़र्क दिखेगा, है ना? आगे दोस्तों क्रियाकलाप 2, सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। उसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए और इसे बाहरी खींचिए। चित्र 3.2
3 में तो 3.3 कहाँ है दोस्तों? यहाँ तो नहीं है। हाँ, 3 में यदि कोई ढीला ये 3.3 में ये इस तरह से खींचने को बोल रहे हैं, मुझे कच्चे 6 की चाहते को, ठीक है। कपड़े में कोई धागा, तागा या तंतु खींचना। तागा दिखाई ना दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक धागा धीरे धीरे तागा धीरे धीरे खींच सकते हैं। हम यह देखेंगे कि तागे की एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना है। ये तागे कितने सॉरी किसके बनते हैं? तो दोस्तों ये मतलब वही बात पूछ रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं कि जो धागों से कपड़ा बनता है, और धागा किससे बनता है? तो ये ऊनी होगा तो ऊन से बना होगा, सूती होगा तो किसी सूत से बना होगा, ठीक है, सूती मतलब, और रेशम का होगा तो वो रेशम से बना होगा, ठीक है दोस्तों, ये बता रहे हैं। आगे देखते हैं ये तंतु तंतु के बारे में देखते हैं। तंतु क्रियाकलाप 3, किसी सूती कपड़े के टुकड़े में कोई तागा बाहर के निकालिए। तागा यानी धागा बोल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इस तागे में तागे की टुकड़ी को मेज पर रखिए। इस तागे की टुकड़ी को एक सिरी को अपने अंगूठे से दबाइए। तागे की दूसरे सिरे को इसकी लंबाई की अनुदिष्ट चित्र 3.4 में दर्शाए गए अनुसार अपनी नाखून से खरोंचिए। क्या आप इस सिरे पर यह देखेंगे कि तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो गया है? तो बिल्कुल ये इस तरह से बता रहे हैं दोस्तों ये, ठीक है दोस्तों। तागे की तंतुली विखंडित करना ये, ठीक है। तो ये तंतु छोटे छोटे और भी बारीक धागाओं में एक धागा होता है, बहुत छोटी छोटी धागाओं में विभाजित हो जाता है, जो बाल से भी बहुत अधिक मात्रा में पतले होते हैं, ठीक है। ऐसे सुई से तागे को पिरोने डालने का प्रयास करने के समय भी अपनी ऐसा ही परीक्षण किया हुआ है। कई बार तागे का एक हिस्सा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर तागे की सुई की नाभि में गुजरना कठिन हो जाता है। तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियां भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें तंतु कहते हैं दोस्तों। अब आप दोस्तों ध्यान दीजिए कि तंतु किसे कहते हैं? तो तंतु दोस्तों धागा होता है जिसे हम सुई में पिरोते हैं ना, जो धागा। अब किसी कपड़े को सिलने के लिए, जो हम धागा सुई में पिरोते हैं, मतलब सुई में अंदर डालते हैं ना होल में उसके, तो वो जो हम उसको कभी कभी हमें उसको पानी से गीला भी करना पड़ता है, ताकि वो मतलब गीला करके घुमाकर थोड़ा सा हल्का घुमा देते हैं, ताकि वो सुई के छिद्र में चला जाए, ठीक है, और उसको डबल करके कपड़ा सिया जा सके उस गांठ लगाकर, ठीक है। तो ये वो प्रक्रिया है। और उसमें देखते हैं जो कभी कभी धागा मतलब जो होता है ना सुई के छिद्र से एक साइड से दूसरी साइड निकलता नहीं। क्यों नहीं निकलता? वो बहुत छोटे छोटे तंतुओं से बना होता है, और वो तंतु सुई के मतलब छिद्र में जाने से मतलब दिक्कत देती है ना, तो इसलिए इसी चीज को बता रहे हैं। तो उन्हें तंतु कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वस्त्र धागों या तागों या धागों से मिलकर बनता है, तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आती है दोस्तों? ये तंतु जो होती है ना छोटी छोटी, जिनसे धागा बनता है, धागों से कपड़े बनते हैं, तो ये तंतु कहाँ से आते हैं? तो उसके बारे में बताएं। कुछ वस्त्रों में जैसे सूती जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादकों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो वो जो तंतु होते हैं दोस्तों, वो जो सूती होते हैं, जूट, रेशमी, ऊनी तंतु, इन सबसे प्राप्त होते हैं। भेड़ बकरियों से भी भेड़ से प्राप्त होते हैं, ठीक है। कहीं कभी कभी दोस्तों आप देखते होंगे कि भेड़ की जो बाल होते हैं बड़े बड़े हो जाते हैं, उसको फिर उतारा जाता है, उनसे सूती कपड़े बनाए जाते हैं ना। तो ये आगे देखते हैं दोस्तों, इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट पटसन पदार्थों से प्राप्त होते हैं होने वाली तंतुओं के उदाहरण हैं। तो जो रुई होती है दोस्तों, रुई रुई भी हमें दोस्तों कहाँ से मिलती है? तो आप जानते ही होंगे। तो कपास से जो रुई बनती है, रुई और भी चीज़ों से बनती है दोस्तों, आप देख सकते हैं। रुई भेड़ से भी निकाली जाती है, कपास से भी निकाली जाती है, ठीक है दोस्तों। तो उसके बारे में रुई तथा जूट पटसन पादकों से प्राप्त होने वाली तंतुओं की उदाहरण है। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होने वाले हैं। ऊन और रेशम जंतुओं से मिलता है, ठीक है दोस्तों। ऊन भेड़ तथा बकरी की कर्तिक ऊन से प्राप्त होता है। इसे खरगोश, याक तथा ऊँटों की बालों से भी प्राप्त किया जाता है। तो क्या दोस्तों आप समझे ना? ऊन तथा ऊन भेड़ तथा बकरी से मिलता है। ऊन आप ध्यान रखना दोस्तों, ऊन भेड़ और बकरी दोनों से ही प्राप्त होता है दोस्तों। मैंने बकरी का ध्यान नहीं दिया, ठीक है। और इसे खरगोश, याक तथा ऊँट के बालों से भी मिलता है दोस्तों, इससे भी बनाया जाता है, ठीक है। और फिर मशीन में जो अन्य प्रक्रिया होती हैं उसके माध्यम से धागा बनाया जाता है। उससे धागे को फिर धागे से कपड़ा बनाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है दोस्तों। जो रेशम का कीड़ा होता है, कोकून बोलते हैं उसको शायद, ठीक है, शायद नहीं बोलते ही होंगे। रेशम कीट कोकून, ठीक है, इसका नाम दिया गया है, कोकून से लिया जाता है।
तो वो रेशम दोस्तों इस तरह से बनाया जाता है, आप देखेंगे आगे बताया जाएगा। शहतूश होता है, शहतूश आपने देखा होगा, शहतूश खाया भी जाता है, और उसकी जो पत्तियां होती हैं और लकड़ियां टहनियां होती हैं उसको काट कर कमरे एक छोटी सी कमरे टाइप की उसमें भर दिया जाता है, उसमें वो कोकून नाम का कीट छोड़ दिया जाता है, तो वो उसको फिर खाता है और उससे फिर रेशम बनता है। ठीक है दोस्तों, ये लंबी प्रक्रिया है, काफ़ी दिन तक चलती है। ठीक है, उसके बाद रेशम बनता है। और ये दोस्तों सबसे पहले चाइना में मतलब विकसित हुई थी ये प्रक्रिया, और चाइना ने उसे कभी काफ़ी समय तक रेशम को हमारे अन्य देशों से मतलब छिपा कर रखा। उसके बाद ये अन्य देशों को मालूम चला। ठीक है दोस्तों, ये हो चुका है। ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं, हजारों वर्षों तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता रहा। पिछली लगभग 100 वर्षों से ऐसी रासायनिक पदार्थ हो जिनका स्रोत उत्पादक अथवा जंतु नहीं है, ये तंतु का निर्माण किया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो कह रहे हैं कि जो अ, जो हजारों सालों तक जो जो कपड़े का निर्माण होता रहा था, जो हम पहनते थे उस समय इंसान, तो वो प्राकृतिक तंतुओं से, यानी कि पेड़ पौधों की मतलब जो वो होते हैं ना, कपास वगैरह है, इन सब से मतलब प्राप्त किया जाता था। ठीक है दोस्तों, और धीरे धीरे जो फिर लगभग इंसानों को थोड़ा मतलब और विकास हुआ, इंसानों को जो बुद्धि मतलब इन चीज़ों की खोज हुई, तो ठीक है, उसके बाद इंसान जंतुओं से भी प्राप्त करने लगा। ठीक है दोस्तों, और भी मतलब इसमें बता रहे हैं पिछली लगभग 100 वर्षों से ऐसी रासायनिक पदार्थ जिनका स्रोत उत्पादक अथवा जंतु जंतु नहीं थे, ये तंतु का निर्माण किया जा रहा था। ठीक है, इसे संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतु के उदाहरण है। तो दोस्तों ये इनका भी उदाहरण उपयोग किया जाने लगा। तो ठीक है दोस्तों, ये बता रहे हैं। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, कुछ पादक तंतु। तो कुछ पादक तंतु, रुई क्या है? क्या रुई के बारे में देखते हैं। क्या आप कभी तेल की लैंपों की बत्ती बनाई है? क्या आपने कभी तेल की लैंपों की बत्ती बनाई है? बिल्कुल बनाई है, हमने भी बनाई है, आपने भी बनाई होगी दोस्तों, बिल्कुल, है ना? तो उसके बारे में बताएं। इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों अथवा तकियों में भी किया जाता है। तो दोस्तों वही रुई का बता रहे हैं। रुई किससे आती है? तो भेड़ बकरी की ऊन से भी, ठीक है, और कपास से भी। ठीक है, तो इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों और तकियों में भी किया जाता है। ऐसे करते बड़ा कर लेते हैं इसको। ठीक है, कुछ रुई लीजिए, इसे खींच कर पृथक कीजिए और इसके किनारे को ध्यान से देखिए। आपने क्या देख परीक्षण किया? ये छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं, कपास तंतु से बनी हैं, कपास से भी बनती है। ठीक है दोस्तों, और भेड़ बकरियों की जो ऊन होता है उससे भी। रुई कहाँ से आती है? इसे खेत में उगाया जाता है, साधारणतया कपास के पौधे कहाँ उगाए जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल लोग जो रुई का उपयोग करते हैं वो कपास से प्राप्त होती है। ठीक है, और आगे देखिए क्या कहते हैं, जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है, क्या आप ऐसी कुछ राज्यों के नाम बता सकती हैं? तो दोस्तों गुजरात है, और कर्नाटक है दोस्तों, और ये महाराष्ट्र है। ठीक है, मुख्यतः गुजरात। ठीक, वहाँ पे रुई उगाई जाती है, मतलब कपास पैदा किया जाता है। और इधर भी है दोस्तों, बंगाल है, बिहार है दोस्तों। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे हमारे देश में कपास की खेती कृषि की जाती है? कपास पादक की कपास गोलक लगभग नींबू की माप के होते हैं दोस्तों। जो कपास होता है उसका जो पौधा होता है, उस जहाँ पे जो कपास निकलती है, जिस फल टाइप की वो होती है ना, उसमें उसका आकार दोस्तों पर लगभग नींबू के आकार के बराबर होता है। नींबू से थोड़ा छोटा बड़ा ऐसा चलता रहता है। ठीक है, उसमें अंदर कपास निकलती है। ठीक है, यहाँ देखिए, ये चित्र दिखाया तो गया है दोस्तों, है ना? ठीक है, ये ऐसे ही निकाला जाता है। ठीक है, ये चित्र कपास ओटन, ये कपास का ओटन किया जा रहा है दोस्तों, ये मतलब कपास। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, देख लिया। अब देखिए, अ, पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं, तथा अब कपास तंतु से ढके बिनौले एक कपास बीज को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास सॉरी क्या कह रहे हैं, क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुनने जाने के लिए तैयार हो चुका हो? तो कह रहे हैं कि दोस्तों, क्या आपने ऐसा कोई खेत देखा है कपास का, जहाँ पर पूर्णतः पक चुका हो? कपास का जो होता है ना, धूप की वजह से पकता है। ठीक है,
तो पक चुका हो और खेत, फिर कपास का खेत पकने के बाद दोस्तों सफ़ेद सफ़ेद दिखता है पूरा, ठीक है। या मान के चलिए इस तरह से दिखता है, यानी कि मान के चलिए ये कपास का खेत है, ठीक है। तो ये, ठीक है। इस समय खेत कपास के परी परी फूलों मतलब रोगों से इतना श्वेत हो जाता है जैसा कि हिम से ढका, हिम ने ढक लिया हो, मतलब एकदम सफ़ेद हो जाता है। तब सफ़ेद तो होता ही है कपास, है ना। कपास जो खेत में देखिएगा तो बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद पका हुआ, ठीक है। चित्र 3.6 देखिए, ये देखिए, ये है। कहाँ मैं उधर दिखा रहा था, ये है तो, है ना। तो ये कपास एकदम इसमें सफ़ेद सफ़ेद होता है। ये लोग फिर उसको निकाल कर, मतलब इसको उठा उठा कर ले जाते हैं और उसको फिर ऐसे ओटन करते हैं, जैसे ये भाई कोई कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों जूट के बारे में, ठीक है। कपास के बारे में तो आपने अच्छे से समझ ही लिया है। पटसन तंतु को पटसन पादक चित्र 3.8 की तनिक से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों पटसन क्या है, पटसन तंतु को पटसन पादक, पादक दोस्तों एक पेड़ पौधा ही होता है, चित्र 3.8 में दिया गया है, इससे प्राप्त किया जाता है। तो तनी से प्राप्त किया है, ठीक है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादक फसल को पुष्पक अवस्था में काटते हैं। जो पटसन होता है उसको एक किस समय काटते हैं, तो वर्षा ऋतु में सॉरी खेती की जाती है। और भारत में जो पश्चिम बंगाल है, बिहार है, असम है, इस तरह इस साइड में उगाया जाता है पटसन यानी जूट, ठीक है। और सामान्यतः पटसन पादक फसल को पुष्पक अवस्था में ही काट लेते हैं, जो उसके फूल निकलते हैं उसी अवस्था में काट लिए जाते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादकों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखती हैं। ऐसा करने पर तने गल जाती हैं और उन्हें पटसन तंतु से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। तो दोस्तों यही है, पटसन की प्रक्रिया थोड़ी अलग है कपास की तुलना में, ठीक है। तो उसकी प्रक्रिया थोड़ी लंबी है। आगे देखती है, वस्त्र बनाने से पहले इन तंतुओं को धागों में परिवर्तित परिवर्तित किया जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है, तो दोस्तों मतलब वही जैसे कि इसके तनों को काट लिया जाता है, पानी में डाल दिया जाता है, फिर इसके रेशे निकाले जाते हैं, रेशों को निकाल कर थोड़ा मतलब कूट काट कर कुछ करते होंगे, तो उसके माध्यम से निकालते हैं, ठीक है। आगे इसकी प्रक्रिया समझेंगे क्या है इसमें। ये देखिए, ये इधर ये हो चुका है ना। आगे देखिए चित्र 3.4 सूती तागे की कताई। आप स्वयं सूती तागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। क्रियाकलाप 4, एक हाथ में कुछ सुई पकड़िए, दूसरे हाथ की अंगूठी तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेसे को लगातार ऐंठते रहिए। ये तो 3.9 में, ये देखिए 3.9 में ये कर रहा है भाई, ये इसमें जोड़ता जा रहा है और इस पे मतलब ऐंठन बढ़ता जा रहा है ना। तो ये सब इतना बेहतरीन तरीके से समझाते हैं यार एनसीईआरटी में, यार गजब। हाँ 3 पॉइंट, क्या आप तागा बना सकते हैं, क्या आप तागा बना सके, मतलब धागा बना सके। तागा तो उस सब में बच्चों के लिए शब्द इस्तेमाल होता है, धागा थोड़ा अलग शब्द सा हो जाता है ना, ठीक है। रेशे से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। रेशे से जो रेशे होते हैं ना, उसे धागा बनाया जाता है, उसे कताई कहते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठती है। ऐसा करने से रेशे आस पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। तो दोस्तों ये इसी प्रक्रिया को बता रहे हैं, ठीक है। और ये इधर एक जो महिला है, कोई है, वो चरखा चला रही है, उससे ये और अधिक अच्छे से ऐंठा जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जैसे तकली कहती है। चित्र 3.10 में जो ये इसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। 3.10 कहाँ है, तो 3. दोस्तों 3.10 ऊपर ही है, इसको हम अभी दिखा देते हैं आपको। नहीं है इसमें दोस्तों, 3.10 छोड़िए। हाथ से कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जैसे तकली कहते हैं। चित्र 3.10 में हाथ से प्रचलित कताई के उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। तो मतलब इसी चरखे के बारे में कह रहे होंगे, ठीक है। ये चरखा है दोस्तों, चरखा जानवर ही होता है, आपको बता दें। तो वो मतलब एक देसी भाषा में चरखा कहते हैं, वैसे उसको कुछ और भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कताई के लिए सरल ये हो गया था। हाथ से प्रचलित कताई से प्रयुक्त होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है।
चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन की एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। दोस्तों चरखा महात्मा गांधी ने भी चलाया था और वो चरखे का एक अलग भी मतलब था, ठीक है। तो उसका मतलब ये था कि दोस्तों मतलब हम अपने देश में ही मतलब खुद सब चीज़ पैदा करेंगे और हमें किसी मतलब विदेशी सामान की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम अपने देश में निर्मित वस्त्रों का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो मतलब उन्होंने अलग माध्यम से उसको पेश किया था। उस समय अंग्रेजों की द्वारा बनाई, अंग्रेज यहाँ से कपास वगैरह ले जाती थी, अपने देश में कपड़े बनाती थी, वो कपड़ों को हमारे भारत में महंगे दामों पर बेचते थे। इस तरह से वो अपने बिजनेस कर रहे थे। उसके बारे में एक अलग ही कहानी है, हम उसको NCERT 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, बस बनी रहिए आप, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी, ठीक है। उन्होंने लोगों को हाथ कते धागों से बुने वस्त्रों, खादी को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों में बनी आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। तो दोस्तों भाई मैंने बताया ना, वही सब किया था दोस्तों महात्मा गांधी ने, जो अमेरिका नहीं, ब्रिटेन की जो बनी हुई वस्त्रों का बहिष्कार करने के लिए चरखे का उपयोग किया था। क्या उन्होंने बोला था हम अपने देश में ही निर्मित कपड़े पहनेंगे, यानी कि सूती कपड़ा पहनेंगे, यानी खादी पहनेंगे, ठीक है। एक ही बात है। आगे देखते हैं। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया था, जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। बृहद पैमाने पर तागे की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता था। कताई के पश्चात धागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता था। तो दोस्तों हमारे देश में जो सूती वस्त्र ने खादी को बढ़ावा देने के लिए 1956 में एक सरकार ने जो संगठन का निर्माण किया था, उसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं, ठीक है दोस्तों। उसका मतलब था, उसका लक्ष्य था कि हम अपने देश में ही निर्मित वस्त्र जो पहने और उससे हमारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा भी मिलेगा और अन्य भी प्रकार की स्कीमों को मतलब बढ़ावा मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बृहद पैमाने पर तागे की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता था। कताई के पश्चात तागे का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता था, ठीक है दोस्तों। ये पहले मशीनों से वो धागा बनाना और धागे से फिर कपड़ा बनाना, ये प्रक्रिया चलती रहती थी, ठीक है। आगे कह रहे हैं 3.5 धागे से वस्त्र किस तरह से बनता है उसके बारे में। धागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें दो प्रमुख विधियां बुनाई तथा रंगाई है, बंधाई है। बुनाई तथा बंधाई है। बुनाई क्रिया कलाप दो में से आपने ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागे के दो सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बनाते हैं। धागे को दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की क्रिया को बुनाई या वीविंग कहते हैं। आइए कागज की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं। तो कागज को कैसे बनेंगे दोस्तों, तो देखते हैं। उसमें ये बता रहे हैं क्रियाकलाप। बुनाई को एक बार फिर पढ़ते हैं दोस्तों। क्रियाकलाप दो में आप यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागे धागों को दो सेटों में जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बनाते हैं। तागे में दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई या वीविंग कहते हैं। आइए कागज की कुछ पट्टियों को बुनकर करने का प्रयास करते हैं। तो वही दोस्तों, वही मैंने बताया ना कि थोड़े रुई का मतलब हिस्सा लिया, उसको ऐंठन भरी, उसके बाद फिर धीरे धीरे और एक टुकड़ा जोड़ दिया उसमें रुई का, मतलब छोटा सा, फिर उसमें ऐंठन भरी, यानी कि सेम इस तरह से, ठीक है दोस्तों। आप इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। इसी के बारे में बता रहे हैं, ये बुन रहा है, ठीक है। और क्रियाकलाप 5 भिन्न रंगों की कागज की सीट लीजिए। दोनों में से 3 सेंटीमीटर लंबा तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार शीट काटिए। अब इन दोनों शीटों को आधा मोड़िए। अब एक शीट पर चित्र 3.12 ए में दिखाए अनुसार चित्र रेखाएं खींचिए तथा दूसरी शीट पर चित्र 3.12 बी में दिखाई गई अनुसार रेखा खींचिए। दोनों शीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदिश काटिए और फिर शीटों की कोणों को खोलकर उनमें फैला दीजिए। एक शीट को पट्टी को एक करके दूसरी शीट के कटावे से चित्र 3.12 सी में दिखाए गए अनुसार बुनिए और फिर 3.12 डी में पट्टियों को बुनने के पश्चात नमूना दिखाए गए हैं। तो दोस्तों ये इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। ये है बुनाई, कागज़ की पट्टियों में से बुनाई।
तो दोस्तों ये बुनाई के बाद ये क्या हो गया, ठीक है। ये ऐसी मतलब वही बता रहे थे क्रियाकलाप 4 और 5 में ये दिखाया गया है कि ऐसे काटिए, ये लाल लाल कागज है और पहले उस पर लाइन बना दीजिए, फिर उसको काटिए, ठीक है। और इस प्रकार से ये हरा लीजिए, उसको काटिए, ठीक है। तो ये इस प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, इसी ढंग से तागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्रों से बन जाती है। ताकि वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतली होती है। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। 3.13 घर करघे या 2 हस्त प्रचालित होते हैं तथा विद्युत प्रचालित भी होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे करघे का उपयोग किया जा रहा है इस प्रक्रिया के लिए। और करघा क्या होता है, तो वो मशीन होती है जिसके माध्यम से ये कार्य किया जाता है, ठीक है। और हाँ जी, हथकरघा है दोस्तों ये, ठीक है। ये जो लेडीज कर रही है हथकरघा के पर काम, ठीक है, ये, ठीक है। और ये स्वेटर बुनना भी ये भी एक हथकरघा का ही मतलब एक रूप है। और इससे 2 ऊन के गुल्ले होते हैं, उनसे बनाया जाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, क्या कह रहे हैं, एक विशेष प्रकार की बुनाई। कभी आपने यह ध्यान दिया है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं। इसकी बुनाई निटिंग में किसी एकल धागे का उपयोग वस्त्र की एक टुकड़ी को बनाने में किया जाता है। चित्र 3.4, क्या आपने कभी किसी फटी हुई मोटी मोजे के किसी धागे को खींचकर देखा है कि जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होगा, एकल धागा लगातार खींचता चला जाता है तथा वस्त्र उधरता जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने पहनने वाली पहनने कहाँ पर थे यार दोस्तों, पहनने की वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बनी वस्त्रों से बनाई जाती हैं। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार की वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है, ठीक है दोस्तों। वही बता रहे हैं कि जब कभी हम कोई कपड़ा देखते हैं तो उसको एक धागा मतलब जैसा उधड़ जाता है कोई धागा, तो उसको खींचते हैं तो पूरा वो कपड़ा बेकार हो जाता है, मतलब उधड़ जाता है, मतलब पूरा खुल जाता है ना। तो उसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, बाकी कुछ खास नहीं है। तो वो मशीनों द्वारा बनाया जाता है, एक ही धागे से 2 धागे से मतलब ऐसे बनाते हैं, ठीक है। और मशीनों से बनाते हैं। और जैसे कि उसका उदाहरण भी ले रहे हैं, तो उदाहरण है क्या कि जो ऊन जो बनाते हैं ना ऊन का स्वेटर वगैरह, तो वो, ठीक है। ये पहली को हम स्किप करते हैं, आगे देखते हैं चित्र 3.6, वस्त्र सामग्री का इतिहास। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे। वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल यानी बल्कि बड़ी बड़ी पत्तियों अथवा जंतुओं की चर्म और मसूर से समूर से अपने शरीर को ढकते थे। तो वही है दोस्तों, पहले मतलब बहुत हजारों लाखों सालों पहले लोग किस तरह के कपड़े पहनते थे। तो वो उस समय कपड़े तो थे नहीं, ना ही कोई मशीन थी, ना ही कोई अधिक विकसित तकनीक थी। तो उस तरह से लोग अपने शरीर को ढकते भी होंगे ना, सर्दी भी लगती होगी, गर्मी भी लगती होगी, मतलब बरसात में ना। तो उससे भी बचने के लिए तो मतलब मुख्य लक्ष्य था उनका सर्दी से बचने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये आप ध्यान रखें। तो किस तरह का मतलब उपयोग किया, किस तरह की चीज़ों का उपयोग करती थी, तो दोस्तों पेड़ पत्तों की छाल का और मतलब और पत्तों का उपयोग किया करते होंगे, तो उसके बारे में बता रहे हैं, बाकी कुछ खास नहीं है, ठीक है। कृषि समुदाय में बसना, क्या करें, कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाई तथा डलियां टोकरी बनाना सीख लिया था। लताओं जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई, इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बनी वस्त्र पहनते थे, जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। तो वो ये दोस्तों, ये धीरे धीरे इंसान का विकास हुआ। इंसान ने सोचा कि किस तरह से किस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। तो वो आपने मतलब एनसीईआरटी हिस्ट्री में भी देखा है। तो आप नहीं देखा तो उसमें जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उसमें बताया जाता है कि किस तरह से इंसान का डेवलपमेंट हुआ, इंसानी विकास हुआ, ठीक है। तो उन्होंने किस तरह से अपना मतलब चीज़ों को समझना और उपयोग करना सीखा, ठीक है। तो यहाँ बता रहे हैं कि लोगों ने जो क्या है,
कृषि समुदाय जो कृषक बनने से पहले इंसान ने किस प्रकार की लकड़ी पतली तली टहनियों घास को बुनकर चटाई वगैरह बनाना शुरू किया, टोकरियाँ बनाना शुरू किया, लताओं को और जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठकर लंबी लड़ियाँ बनाई, उससे वस्त्र बनाना शुरू किया। ठीक है, पूर्व में भारतवासी रुई के वस्त्र बनाना शुरू कर दिए थे भारतवासियों ने। ठीक है, जो गंगा नदी में मतलब जो पैदा होती थी। ठीक है दोस्तों, और वो वहाँ उपलब्ध भी थी। ठीक है, फ्लैक्स भी एक पादक है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। फ्लैक्स, ठीक है, प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की किसी नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। ठीक है दोस्तों, उस समय लोग अपनी शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे दोस्तों। तो ये उस समय जो मिस्र के बारे में बता रहे हैं, उस समय मिस्र में लोग किस तरह से कपड़े का उपयोग करते थे, मतलब किस तरह से उन्होंने सीखा। तो फ्लैक्स का उपयोग करते थे। ठीक है, नील नदी के आसपास जो पाया जाता था। ठीक है, उन दिनों लोग सिलाई भी नहीं करना जानते थे। उस समय लोग अपने शरीर को किस प्रकार की वस्त्रों से आच्छादित करते थे, भी शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे, मतलब विभिन्न तरीकों से उपयोग किया करते थे। आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने की वस्त्रों को कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई हैं। परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियाँ, तौलियाँ, लुंगियाँ तथा पगड़ियों का बिना सिली वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों वही मैंने बताया, मैंने क्या इसी में भी लिखा था। ठीक है, मैं अपने ऊपर कोई खास क्रेडिट नहीं लेता हूँ दोस्तों, मेरी आदत नहीं है। ठीक है, आज भी दोस्तों जो साड़ियाँ होती हैं, धोतियाँ होती हैं, लुंगियाँ और पगड़ियाँ, ये इनका बिना किसी सिलाई के उपयोग किया जाता है। जैसे पैंट शर्ट है ना, कोट है। ठीक है, और कच्छा है दोस्तों, इनमें सिलाई का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और तौलिया साड़ियाँ, ये पूरा एक कहते हैं वो, मतलब एक जैसा बनता है वो थान जैसे कंपनी में बना उसका आकार, उसी आकार में उनको, मतलब कहीं भी उसको जॉइंट नहीं किया जाता, कहीं भी उसमें सिलाई वगैरह नहीं की जाती। ठीक है, मैं ऐसे समझ सकते, एक थान दोस्तों एक बड़ी आकार की कपड़े के आकार को बोलते हैं। ठीक है, तो उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये बता रहे हैं, पूरा एक थान का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिस प्रकार समस्त देश में खाई जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, खाने में ये कह रहे हैं कि जो खाने के पदार्थों में भी भिन्नताएं मिलती हैं। अनेक प्रकार की खाना हमारे देश में अन्य प्रकार का खाना भोजन अन्य क्षेत्रों में होता है। ठीक है, उसी प्रकार पहनावा में भी काफ़ी फ़र्क है। ठीक है, इस बात को यहाँ पे बताया जा रहा है। अब देखते हैं कपास गोलक होता है दोस्तों। कपास का जो गोला होता है, मैंने यहाँ पे ऊपर बताया था कि नींबू के आकार से लगभग छोटा या बड़ा होता है। ठीक है, या उससे इतना ही होता है। ठीक है, तो कपास गोलक उसका ओटन किया जाता है। ओटन ऊपर जो व्यक्ति कर रहा था, ठीक है, उसके बारे में। उसके बाद रेशम की कताई होती है। उसके तांते यानी तागे यानी धागे। ठीक है, धागे बनते हैं, बुनाई बंधाई, उसके बाद वस्त्र बनता है। ठीक है, तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये इतना हो गया है। उसके बाद फिर देख लेते हैं, कपास गोलक का से ओटन किया जाता है, मतलब उसके बाद रेशम की कताई होती है। उसके बाद धागे बनते हैं, धागे की बुनाई और रंगाई होती है। उसके बाद वस्त्र बनते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों प्रमुख शब्द है। ये महत्वपूर्ण शब्दावली होती है, हम आपको हर क्लास में ये बताते हैं। अगर जहाँ भी मुझे मिलता है मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, इन पर ध्यान दें। तो ये प्रमुख शब्दावली है। देखिए रुई, आप यूट्यूब से गूगल से कहीं सर्च करिए और रुई के बारे में, रुई की परिभाषा समझिए दोस्तों अच्छे से। रुई वस्त्र, तंतु, कताई, बुनाई, तागा, ये सब आप सर्च करके लिख लें और नोट कर लें और याद करें। ठीक है, आप दोस्तों आगे देखिए सारांश। वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी और पॉलिस्टर। तो दोस्तों ये, ठीक है, उसमें भी अंतर होता है। और वस्त्र तागे या धागों से बनती हैं, जिन्हें तंतु से बनाया जाता है। ठीक है, तंतु। अब देखिए दोस्तों, ये मतलब थोड़ी डेफिनेशंस हैं दोस्तों। तंतु या तो प्राकृतिक होती है अथवा संश्लिष्ट होती है। तंतु जो होती है ना, जो प्राकृतिक होती है या संश्लिष्ट, यानी कि किसी मतलब पेड़ पशु पक्षी से, जानवर से ली जाती थी। पक्षी तो नहीं कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए, रेशम, ऊन और जूट कुछ प्राकृतिक तंतु हैं, जबकि नायलॉन और पॉलिस्टर कुछ संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। ये दोस्तों किसी प्लास्टिक के माध्यम से या किसी प्राकृतिक तरीके से भी विकसित किए जाते हैं, उसी संश्लिष्ट कहते हैं, सॉरी हैं।
ठीक है। रुई और जूट जैसे तंतुओं रुई और जूट जैसे तंतु पादकों से प्राप्त होते हैं। जो रुई और जूट है ना दोस्तों, ये पादक पादक दोस्तों हम आपको फिर भी बता रहे हैं। पादक दोस्तों उसे कहते हैं जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो रुई और जूट दोस्तों पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये तंतु से तागा यानी धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। जो तंतु होते हैं ना, उनसे धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो दोस्तों ध्यान रहे, कताई। ठीक है, धागे की बुनाई दो प्रकार की होती है, जिसे वस्त्र कहते हैं। धागे की बुनाई दो प्रकार की होती है, जिससे वस्त्र बनता है दोस्तों। ठीक है, धागे की बुनाई दो प्रकार की होती है, तो जिससे वस्त्र बनता है। तो धागे की बुनाई दोस्तों एक तो बुनाई और बंधाई होती है। बंधाई, ठीक है, उससे वस्त्र बनता है। अब आगे दोस्तों इसमें कोई खास नहीं है, ये कक्षा 6 की छात्र के लिए उसके पेपर में आएगा ये महत्वपूर्ण जो कुछ भी इसमें है। अब ये दोस्तों ये भी हमारे महत्वपूर्ण काम का नहीं है। ठीक है, क्या करें, इसको पढ़ते हैं दोस्तों, क्या है, इसको छोड़ते हैं दोस्तों। ठीक है, ये कोई खास नहीं है। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें दोस्तों। थैंक यू।